सभी मित्रों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम मेला आंचल उपन्यास को करते हैं, जिसके उपन्यासकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। सबसे पहले हम उनका थोड़ा सा परिचय देखते हैं। जन्म कब हुआ था इनका? 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में, जिसके ऊपर उपन्यास भी लिखा गया है। पूर्णिया जिले पर ही उपन्यास भी है। आरोही हिंगना गांव में हुआ था। कहाँ? गांव का नाम क्या है? आरोही हिंगना गांव। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको याद रखना है ज़रूर, क्योंकि कालक्रम से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो इनसे ही बनते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के बचपन का नाम फणीश्वर नाथ मंडल था। इम्पोर्टेंट तथ्य। रेणु जी के ऊपर उनके स्कूल अध्यापक का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। स्कूल के जो अध्यापक थे उनका बहुत गहरा प्रभाव रेणु जी के ऊपर पड़ा था, प्रभावित थे हुए उनसे। मैट्रिक इन्होंने नेपाल के विराट नगर आदर्श विद्यालय से प्राप्त किया था तथा ये स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए थे। उस टाइम पे स्वतंत्रता संग्राम भी जोरों शोरों पर था, उसमें ये शामिल हुए थे। 1950 में रेणु जी ने नेपाल क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया था। कब लिया था? 1950 में नेपाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, जो नेपाल के अंदर हुआ था। रेणु जी ने आंचलिक उपन्यासों तथा कहानियों की नींव रखी थी। किसने रखी थी? हमारे हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों की या क्षेत्र विशेष से जो कथाएं लिखी जाती हैं वो इन्होंने ही अपनी लेखनी में की हैं। यानी कि जो इनकी कहानियां हैं और इनके जो उपन्यास हैं उनमें आंचलिकता पर ही आधारित हैं अधिकतर। इनको ही पहला आंचलिक कथाकार कहा जाता है। कथाकार किसे कहा जाता है? कहानी उपन्यास लिखने वाले दोनों को ही कथाकार कहा जाता है। इनकी कई रचनाओं में, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनकी कई रचनाओं में कटिहार रेलवे स्टेशन का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक या किस उपन्यासकार की रचनाओं में कटिहार रेलवे स्टेशन का वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना है। रेणु जी का हिंदी के अतिरिक्त बंगाली, नेपाली पर भी अच्छी पकड़ थी। क्यों थी? क्योंकि नेपाल से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और बंगाल का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। इनको आज़ादी के पश्चात का प्रेमचंद कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनको आज़ादी के पश्चात का प्रेमचंद कहा जाता है। आज़ादी से पहले का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को ही कहा जाता है। तो उन्हीं को आधार बनाकर इनको आज़ादी के पश्चात का प्रेमचंद कहा जाता है, क्योंकि वो भी गांव से संबंधित ही रचनाएं करते थे। वास्तविकता अपने उपन्यासों कहानियों में उन्होंने भी दिखाई है। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी कहानी इनकी सबसे पहली कहानी बट बाबा थी, जो 27 अगस्त 1944 को विश्वामित्र में कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? देखिए, कोई सी भी रचना हो, पहली रचना का विशेष महत्व होता है और आखिरी का भी होता है। पूछ लिया जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पहली रचना कौन सी थी? तो कौन सी थी? बट बाबा थी। इनकी पहली कहानी है ये बट बाबा, जो विश्वामित्र में 1944 को विश्वामित्र कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। और इनकी अंतिम कहानी कौन सी थी? भित्ति चित्र की मयूरी। याद रखने की कहानी है ये। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की अंतिम कहानी है भित्ति चित्र की मयूरी। इससे आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं, जो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए सभी तथ्यों को अपना नोट डाउन ध्यान से कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास। अब हम इनके उपन्यासों को देखते हैं कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। ये पहला ही है इनका मेला आंचल 1954 में। यह इनका सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित उपन्यास है, जिसमें ग्रामीण बिहार के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दर्शाया गया है। कौन सा जीवन? सामाजिक और राजनीतिक। दूसरा है इनका प्रति परिकथा 1957। यह उपन्यास ग्रामीण भारत के
बदलावों यानी कि परिवर्तन और आशाओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ग्रामीण भारत के जो बदलाव हैं, परिवर्तन हैं, जो 1957 में प्रकाशित है कि उस 1947 में आज़ादी मिली थी, तो भारत में तेज़ी से हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे। तो ये ग्रामीण भारत का जो बदलता स्वरूप है वो इस उपन्यास में मिलता है। जुलूस है इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस उपन्यास में पूर्वी बंगाल की एक विस्थापित युवती का नाम क्या है? पवित्रा को केंद्र में रखकर सामाजिक जुलूस के माध्यम से राजनीतिक विकृतियों का चित्रण किया गया है। ठीक है। एक है इनका दीर्घ तपा 1964, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति भी एक इनका उपन्यास मिलता है 1972, और पलटू बाबू रोड 1979। अब आते हैं मैला आंचल उपन्यास पर। मैला आंचल उपन्यास 9 अगस्त, आपको डेट भी याद रखनी है, 9 अगस्त 1954 पटना से प्रकाशित है। कहाँ से प्रकाशित है? पटना से। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखते हैं। ये यहाँ से भूमिका है, यह है मैला आंचल। भूमिका हम स्टार्ट करते हैं। छोटी सी भूमिका है इस उपन्यास की। यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक और है नेपाल। देखो, नेपाल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, और दूसरी ओर है क्या है? पाकिस्तान, क्योंकि पूर्णिया जिले के आसपास है, बिहार के आसपास नेपाल है, तो इन्होंने वहाँ से नेपाल से अपनी पढ़ाई की थी। और पश्चिम बंगाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। ये कौन कह रहे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु अपने उपन्यास को स्टार्ट करते हुए उसकी भूमिका में कह रहे हैं। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का क्षेत्र बनाया है। ठीक है, ये भूमिका है, और भूमिका में थोड़ा और भी है। इसमें फूल भी हैं, एक कोटेशन आती है इनकी भूमिका के अंतर्गत ही, और बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। ये आई भी है कई बार परीक्षाओं में। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यानी कि मैं किसी एक को छोड़कर उपन्यास को पूरा नहीं कर पाया। मेरे उपन्यास में ये सब कुछ मिलता है। फूल भी मिलती हैं, अगर फूल है तो वहाँ शूल भी है, कांटे भी हैं, धूल है तो गुलाब भी है, कीचड़ है तो चंदन भी है, यानी कि सब चीज़ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है। सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर, यानी कि मैं किसी को इग्नोर करके या किसी के साथ पक्षपात करके वहाँ से निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बड़ा बुरा, जो भी हो, अच्छी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता, यानी कि मैंने अपनी तरफ से अच्छाई किया। मेला आंचल उपन्यास 2 खंडों में, यहाँ इसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक भूमिका है। भूमिका बहुत छोटी सी है, यहाँ तक। आपको भूमिका को 2-3 बार पढ़ लेना है। मेला आंचल उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है, क्योंकि आता है कि मेला आंचल उपन्यास कितने खंडों में विभाजित है। अगर हमें नहीं पता तो हमें ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न लगेगा। अगर पता है तो हम इसे चुटकियों में ही कर देंगे। प्रथम खंड में कितने भाग हैं? प्रथम खंड में इसमें 44 भाग हैं। द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। टोटल भी पूछ सकता है कितने हैं। मेला आंचल उपन्यास में रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किस पर मिला है? फणीश्वर नाथ रेणु को मेला आंचल उपन्यास पर पद्मश्री पुरस्कार
मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री पुरस्कार मिला है, याद रखना है। कल आंचल रेणु जी का एक सशक्त क्या हो? मैला आंचल रेणु जी का सशक्त, ये मैला आंचल है, यहाँ मिसप्रिंट ज़्यादा है आज। मैला आंचल रेणु जी का सशक्त आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु बिहार राज्य के जिला कौन सा है? पूर्णिया है। और गांव का नाम क्या है? मैरीगंज गांव है। गांव के जीवन से संबंधित है। इस उपन्यास में गरीबी, भुखमरी, रोग, धर्म की आड़ में हो रहे व्याभिचार, गरीबी, शोषण, आडंबर, अंधविश्वासों आदि का चित्रण किया गया। देखिए, इस उपन्यास में गरीबी है, भुखमरी है, रोग भी है, धर्म की आड़ भी है, व्याभिचार भी है, यानी कि चरित्रहीनता भी है इसमें। गरीबी का शोषण, आडंबर भी है, जैसे कि बीमारी, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको दवाई खाने की बजाय झड़वाने में विश्वास करते हैं। अंधविश्वास इस तरह से फैले हुए हैं। पूरे गांव में पढ़े लिखे 10 या 15 लगभग लोग हैं। गांव बिल्कुल पिछड़ा है। गांव के अंदर कोई भी आकर रहना पसंद नहीं करता। गांव में बहुत बुरी तरह से बीमारी, शोषण, भूखमरी, इस तरह से इस वहाँ के बिहार के रेणु जी ने उस समय के वास्तविकता को इस उपन्यास में दर्शाया है कि उस टाइम में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या ही स्थिति थी वहाँ की, जब देश आज़ाद होने के लिए आंदोलन चल रहे थे। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं, यानी कि शिल्प की दृष्टि घटनाएं एक के बाद बहुत सारी घटनाएं जुड़ जुड़कर कथा को आगे बढ़ाती हैं। उपन्यास की भाषा पर मिथिला का प्रभाव दिखाई देता है। इस उपन्यास की एक विशेषता यह भी है कि इसमें लोकगीतों का वर्णन है। देखिए, लोकगीतों का वर्णन, ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब आंचलिक उपन्यास है, क्षेत्र विशेष पर लिखा गया है, गांव पर आधारित उपन्यास है, तो उसमें लोकगीतों का वर्णन अवश्य ही मिलेगा। लोक संगीत के माध्यम से रेणु जी ने इस उपन्यास की भाषा की सृजनशीलता प्रकट की है। उपन्यास में अनगिनत ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वहाँ के परिवेश के अनुरूप किया गया है, जैसे ज्योतिषी को ज्योत की, भाषण को मासन इत्यादि। इस तरह के शब्द हैं बिल्कुल जो वहाँ की आंचलिकता को दर्शाते हैं। उपन्यास का आरंभ एक अंग्रेज ऑफिसर मार्टिन और उसकी पत्नी मैरी के गांव में आने से होता है। देखिए, ये जो अंग्रेज मार्टिन है, यह वहाँ मैरीगंज गांव में वहाँ आकर नील की खेती करना चाहता है, लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी वो खेती नहीं कर पाता। जैसे ही वो आता है, उसकी पत्नी भी मैरी भी साथ आती है और वो गांव में आकर वहाँ मलेरिया यानी कि बीमारियाँ ऐसी हैं कि वो मलेरिया से बीमार हो जाती है, फीवर हो जाता है और उसी में 8 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे मार्टिन यह देखता है कि मतलब गांव में सुविधाओं की कमी है, असुविधाएं ज़्यादा हैं, तो वह वहाँ अस्पताल खुलवाना चाहता है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी अस्पताल नहीं खुलवा पाता। और इसी तरह से संघर्ष करता हुआ वह अंग्रेज भी पागल हो जाता है। उसी बीच में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसी बीच में उसने वहाँ पर पोस्ट ऑफिस, कुछ छोटे छोटे कार्य जैसे सड़क बनवाने, यह भी कार्य किया है। इसलिए उस ऑफिसर की पत्नी के नाम पर ही उस गांव का नाम भी डाल दिया जाता है। इसी बीच में क्या, प्रशांत आता है, जिसने किसकी पढ़ाई की है, जो एक डॉक्टर है, और वह शहर में जाने के बजाय एक गांव में सेवा करना पसंद करता है। और इस प्रकार वह किस गांव में आता है? मैरीगंज गांव में आता है और वहां आकर सेवा करना चाहता है। मार्टिन के गांव में एक कोठी बनवाई थी जिसमें रहने के लिए मैरी मार्टिन के साथ आती है तथा उसे कोठी में वह 1 सप्ताह ही रह पाती है। मलेरिया के कारण वह बीमार हो जाती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मार्टिन को इस बात का बहुत दुख होता है कि गांव में कोई अस्पताल नहीं। इसके लिए वह बहुत भाग दौड़ करता है, लेकिन गांव में कोई अस्पताल नहीं बन पाता। यहीं से डॉक्टर प्रशांत की कहानी जुड़ती है। डॉक्टर प्रशांत शहर से आता है
तथा गांव में सेवा करने के लिए आया है। मैरीगंज गांव में नए अस्पताल में उसको भेज दिया गया है, यानी कि वहाँ डिस्पेंसरी तो खुल गई है, अस्पताल खुल गया है, वहाँ भेज दिया गया है। और वो स्कॉलरशिप को त्याग कर एक शहर में जाने के बजाय एक गांव में आना पसंद करता है और मैरीगंज गांव में आ जाता है। यहाँ आकर वह अंधविश्वासों का सामना करता है। वह हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियों को समाप्त करना चाहता है। इसी बीच में उसकी कमली एक लड़की है उपन्यास में। इसी बीच उसकी कमली नाम की लड़की से भेंट होती है। देखो इसमें एक कमली नाम का पात्र भी है जो विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है, जो बीमार होती है और उसका इलाज कौन करता है? डॉक्टर प्रशांत करते हैं। इसी बीच उनका दोनों का प्रेम प्रसंग भी चलता है, जो अंत में उनकी शादी हो जाती है। आगे देखते हैं। अंधविश्वासों को दूर करने तथा अस्पताल को चलवाने में डॉक्टर प्रशांत की सहायता कौन कौन करते हैं? बावन दास है, चुन्नी गोसाई है, बालदेव है, जो उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र भी हैं। बालदेव के साथ मठ की कहानी जुड़ जाती है, क्योंकि मठ में लक्ष्मी सेवा करती है। बालदेव की जो मुलाकात है किससे होती है? लक्ष्मी से होती है, जो मठ में सेवा करती है, और बालदेव लक्ष्मी की सहायता करता है। लक्ष्मी और बालदेव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इनका भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और उपन्यास में तीसरी कहानी जुड़ जाती है, कहाँ से? लगभग आज़ादी के आसपास की, जिसमें गांधी जी का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसमें गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है, जिसका गांधी जी का प्रभाव यह होता है कि वहाँ पर चरखा सेंटर भी खुलता है। कहाँ पर? मैरीगंज गांव में खुल जाता है और बहुत से लोग उससे जुड़ जाते हैं। इसी दौरान लोगों को खादी पहनने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार उपन्यास के अंत में कथा कमली और डॉक्टर प्रशांत की शादी से जुड़कर खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपन्यास के अंत में जो लास्ट घटना होती है वो कमली और डॉक्टर प्रशांत की शादी से जुड़कर, यानी कि उनकी शादी हो जाती है, रहने लगते हैं और उनका एक बेटा भी हो जाता है, नीलोत्पल। डॉक्टर प्रशांत ने गांव के सभी धर्म और जाति के व्यक्तियों को समानता के साथ देश की आज़ादी और गांव से जोड़े रखने का प्रयास किया है, तथा गांव में सोई हुई चेतना को तेजी से जागृत गांव में सोई हुई चेतना तेजी से जागृत हो रही है। यानी कि वहाँ पर क्या जागरूकता आ रही है, क्योंकि प्रशांत लोगों को अंधविश्वासों को दूर करने, लोगों के इलाज करने और उनमें आत्मविश्वास भरने, इस तरह की जो बातें हैं वो डॉक्टर प्रशांत वहाँ गांव की सेवा कर रहे हैं और उनके विचारों में भी परिवर्तन ला रहे हैं गांव के लोगों में। अब हम कुछ इसके उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। वैसे तो इसमें कितने 256 पात्र बताए जाते हैं, अगर टोटल आ जाए कि इस उपन्यास में, क्योंकि जिसमें ज़्यादा पात्र होते हैं क्वेश्चन भी निकल कर आ जाता है कि कौन से उपन्यास में लगभग 256 के लगभग पात्र हैं। तो आप याद रखना है मैला आंचल उपन्यास में पहला ही पात्र है इसमें विश्वनाथ प्रसाद मलिक। यह तहसीलदार हैं। बाद में ये क्या तहसील छोड़कर कांग्रेस के नेता हो जाते हैं, यानी कि राजनीति में चले जाते हैं। जमींदारी व्यवस्था के प्रतीक हैं। कमली के पिता हैं। इनका दोहरा चरित्र है, यानी कि अंदर से तो ये कपटी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और बाहर से ये अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा पात्र है डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी। पटना के मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आए हैं गांव में सेवा करने के लिए। इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप को भी नहीं लिया है और ये गांव में आ जाते हैं और शहर जाने की बजाय गांव की सेवा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कमली है विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है ये। विश्वनाथ प्रसाद हो गए, डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी हो गए, कमली हो गई, ये महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसके बालदेव है, चुन्नीलाल है, बावन दास है,
सेवादास हैं, ये महंत हैं। रमादास भी महंत हैं। लक्ष्मी है जो मठ में काम करती है, महंत, जिसमें महंत रहते हैं। राम प्रिया है। ममता भी एक उपन्यास में पात्र हैं। नीलोत्पल है जो कमली और डॉक्टर प्रशांत का बेटा है। मार्टिन है, मैरी है। कबीर दास है जो एक कपटी और दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, ये भी चरित्रहीन है। नरसिंह दास भी महंत हैं। सहदेव मिहिर हैं। फुलिया है। सहदेव मिहिर और फुलिया का भी प्रेम प्रसंग इसमें चलता है। इस प्रकार उपन्यास हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से इस उपन्यास को देखा है। उपन्यास बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर इतना भी कर लेते हैं अच्छे से, इसमें से भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, पात्र इससे हो जाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य इससे हो जाएंगे। और इसमें मैंने फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यासों को भी लिया है, जो आपको कालक्रम के अनुसार आपको उनको करके लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार अगली वीडियो में मैं इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊँगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।